सामान्य हिंदी 120 मार्क्स एंड पार्ट बी जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स। ऐसे आप आरएस मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं। कुछ लोग आप में से सीनियर भी है जो पहले मेंस दे चुके हैं, तो उसके सिलेबस आपके बिल्कुल माइंड में नोटिस में भी है कि पेपर फोर्थ में क्या आता है, कितने मार्क्स की क्या चीजें आती है। लेकिन फिर भी अपन टू द पॉइंट जब बिगनिंग करते हैं तो एक बार सिस्टमेटिक वे में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए नोटिस में होगा कि सामान्य हिंदी 120 मार्क्स का आपसे पुटअप होगा एंड पार्ट बी जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसमें से भी ये भी आपके नोटिस में है कि सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चंस आएंगे 110 मार्क्स, 110 नंबर के आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस होंगे और 10 नंबर का जो पार्ट ए में ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो रिलेटेड है जनरल इंग्लिश से लेकर। वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो हमारा यहाँ बनता है सामान्य हिंदी के साथ में, वो क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन। एक इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस इंग्लिश का वो पैराग्राफ होता है 6-7 लाइंस का एक पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ को आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके आना है, इंग्लिश टू हिंदी। इसलिए जनरली हम देखें तो जनरल इंग्लिश का जो पार्ट है वो 90 मार्क्स का कवर होता है पेपर फोर्थ के अंदर। 110 मार्क्स का आपका सामान्य हिंदी और 90 नंबर का हमारा जनरल इंग्लिश। इस प्रकार टोटल 200 नंबर का हमारा पेपर फोर्थ का टारगेट बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 200 मार्क्स में से आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे 2018 का मैं रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छे मार्क्स इस कैंडिडेट ने यहाँ पर गेन किए हैं, 148, 136, 126। ये सभी मेरे स्टूडेंट्स ही रहे हैं जिन्होंने 148 मार्क्स गेन किए हैं, 136 गेन किए हैं, सेकंड रैंकर 126 गेन किए हैं। तो इसकी वजह से ही उनका रैंक में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो पेपर फोर्थ जो आपका है वो रैंक इंप्रूवमेंट के अंदर भी और सिलेक्शन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। रैंक में तो करेगा ही, क्योंकि आप जितने ज्यादा यहाँ पर स्कोर करते जाएंगे आपकी रैंक ऑटोमेटिकली वहां इंप्रूव होती चलेगी। एंड अगर आपने 100 प्लस भी यहाँ पर किया है तो भी चांस बनते हैं हमारे सिलेक्शन के। इसलिए पेपर फोर्थ के लिए कहा जाता है कि एक तो लिमिटेड सिलेबस है, एक सर्वाधिक अंकदायी। बहुत ज्यादा मार्क्स अपन यहाँ पर गेन कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, क्योंकि इन दोनों पार्ट के अंदर सामान्य हिंदी में एंड जनरल इंग्लिश के अंदर कुछ चीजें ऐसे होती है मैथमेटिक्स की तरह जहां मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। जैसे सामान्य हिंदी के अंदर हम 50 मार्क्स की 50 नंबर की हिंदी व्याकरण डिस्कस करते हैं, तो वहां 50 में से 50 नंबर गेन कर सकते हैं। ऐसे ही जनरल इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स की हमारी ग्रामर आती है, वहां 20 अबाउट 20 आ सकते हैं अगर आपने डिटेल से प्रैक्टिस की है और एक एक टॉपिक को अच्छा कवर किया है, टच किया है, उसकी अच्छी एक्सरसाइज की है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि पेपर फोर्थ को तैयार करने का सबसे अच्छा गोल्डन टाइम होता है बिफोर वैकेंसी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ प्रीलिम्स के अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश नहीं आ रही है तो अपन इसको डिस्कस नहीं करते हैं, और प्री के रिजल्ट के बाद में मान लीजिए अपन मेंस के टाइम पर अगर 1 महीने के लिए कई सब्जेक्ट को तैयार करेंगे फिर वो नहीं हो पाता। फिर अपन वही मार्क्स गेन करते हैं 70 से 80 के बीच में, 65। फिर बाद में स्टूडेंट्स को एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ अगर ये पेपर मेरे पास तैयार होता, अगर पेपर फोर्थ में मेरे पास 90 प्लस मार्क्स होते, पेपर फोर्थ में 100 प्लस मार्क्स होते, तो मेरी रैंक भी ठीक हो सकती थी। जिनकी रैंक कम आ रही है उनको भी फीलिंग आती है, और जो इंटरव्यू गोल में 5-10 मार्क्स से रह जाते हैं उनके भी माइंड में फीलिंग आती है कि हाँ इस पेपर में स्कोर किया जा सकता था, तो वास्तविक पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, हमारी वैकेंसी भी दूर है इस समय पेपर फोड़ दो। लेकिन ये पेपर आपका टाइम लेगा कम से कम 3 मंथ्स। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ 30 डेज या 35 डेज की क्लासेस लेकर हाँ हम पेपर फोर्थ को याद कर लेंगे। नहीं, इसमें एक्सरसाइज ज्यादा चाहिए। इसमें कंसेप्ट लिमिटेड है लेकिन एक्सरसाइज बेस्ड पार्ट है पूरा। ये ग्रामर की अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कंपोजिशन की अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और पेपर फोर्थ में जनरल इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ट्रांसलेशन। अभी आपने देखा होगा 2021 का आरएस मेंस का पेपर हुआ, आरपीएससी ने एकदम से लेवल उठाया है।
2013 के मेंस से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुए थे आरएस के अंदर, सिंगल 5 सेंटेंसेस, वो सिंपल सेंटेंस आया करते थे। 2016 का मेंस हुआ, फिर वहां भी वो सिंपल 5 सेंटेंसेस आए। फिर 2018 का मेंस हुआ, वहां पर भी 5 सेंटेंस बहुत सिंपल पूछे गए हैं। लेकिन अभी 21 का जो मेंस हुआ है उसमें ट्रांसलेशन बहुत अच्छे लेवल से आए हैं। अब उस ऐसे लेवल को तैयार करने के लिए आपको डिटेल्ड ग्रामेटिकल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको कहां पर ए का यूज करना है, कहां पर एन का यूज करना है, कहां पर द का यूज करना है, ट्रांसलेशंस के अंदर एट यूज प्रीपोजिशन कहां यूज होगा, विद कहां यूज कर सकते हैं, थ्रो का यूज कहां करना है, बिटवीन कहां लगाना है, बाय कहां यूज करना है, वो डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन, डिटेल आपकी प्रैक्टिस अगर ग्रामर की होगी और थोड़ा वर्ड पावर ऑकेव अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो आप फिर किसी भी हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन करने कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर्स सारे फॉलो करने होंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग से ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पैसिव में ट्रांसलेट होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंपेरेटिव से ट्रांसलेट होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बी फॉर्म से ट्रांसलेट होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होते हैं। तो सभी प्रकार के ट्रांसलेशंस भी आपको फॉलो करने होंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा इसके लिए टाइम चाहिए। अगर हम कहीं पर भी 1 महीने का सिलेबस करते हैं तो फिर वहां हम सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फॉलो करते हैं, एक स्किल सिलेबस को डिस्कस करते हैं ओनली। लेकिन डिटेल अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो इस पेपर में मार्क्स आना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम पूरा प्लानिंग से मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमें पेपर 4 के अंदर जनरल इंग्लिश के अंदर 80-90 में से ज्यादा स्कोर हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और आपको मैंने दोनों ये वर्कआउट करना है कि आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं समझनी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वर्क करना है वो वर्क करना है इन पे कि हम भी ऐसे मार्क्स कैसे गेन करें, सिर्फ मार्क्स। क्योंकि आरएस जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर बिलीव करता है कि कैसे हम यहां पर ज्यादा स्कोर करें ताकि रैंक इंप्रूवमेंट हो और हमारा सिलेक्शन भी हो। तो मार्क्स कैसे गेन किए जाते हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये आपका 80 मार्क्स का सिस्टम है जो मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी आप इस फील्ड में हैं, आरएस मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो सिलेबस सबके पास ऑलरेडी होता रहता है। आप लोगों ने सबने सिलेबस देख रखा है, कुछ लोग इस सिलेबस को फेस भी कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी अभी क्लास में होंगे जो 2018 का मेंस दे चुके हैं, 2021 वाला मेंस भी देकर आए हुए हैं। तो ये जो सिलेबस डिसाइड कर रखा है ये यहाँ से ही है। 2016 से पहले 13 वाला जो मेंस हुआ था अलग सिलेबस था, अलग एग्जामिनेशन पैटर्न था। 2013 में 2013 वाले मेंस में 12 वाले मेंस में इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स में आया करती थी, टेंस के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में आते थे, आर्टिकल्स के क्वेश्चंस, डिटरमिनर्स क्वेश्चन मतलब ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे वो सभी फिल इन द ब्लैंक्स में आते थे। उसके बाद 16 के मेंस के टाइम आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स 2016 के प्री के बाद आरपीएससी ने जब पेपर 4 का सिलेबस चेंज किया तो जनरल इंग्लिश में ये पेपर लागू हुआ। और पेपर इस सिलेबस लागू होने के साथ साथ इसका पैटर्न भी लागू कर रखा है। ये पेपर 4 में फिक्स है कि टॉपिक क्या है और ये टॉपिक्स कैसे पूछे जाते हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे पुटअप होंगे, ये पैटर्न भी फाइनल कर रखा है। इसलिए इस सिलेबस से 3 मेंस हमारे हो चुके हैं, 16 वाला मेंस, 18 वाला मेंस और 21 वाला मेंस। और इन तीनों मेंस के अलावा एक आरएस स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन हुआ था आबकारी डिपार्टमेंट के लिए, वहां भी यही सिलेबस और इसी पैटर्न से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ये 4 मेंस हो चुके हैं स्पेशल आरएस मेंस। ये 2018 के अंदर हुआ था। तो इस सिलेबस के 4 मेंस हो चुके हैं। इसी से सेम पैटर्न से चारों ही मेंस में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। अब हाँ, क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में सिंपल क्वेश्चन आ जाए, कभी डिफिकल्ट आ जाए। तो ना क्वेश्चन सिंपल होते हैं ना डिफिकल्ट होते हैं, आते सिलेबस से रिलेटेड ही है। जैसे अभी ट्रांसलेशन आए थे 21 वाले मेंस में, तो ट्रांसलेशन थोड़े लेंथी ट्रांसलेशंस थे। सर 1 मिनट रुकिएगा। जस्ट
सर हाँ कंटिन्यू। इस सिलेबस से हम 4 मेंस की बात कर चुके हैं। तो सबसे पहला टारगेट कि जो भी अब आरएस मैक्स नेक्स्ट देने जा रहा है 2022 या 23 में जब भी हमारा मेंस होगा आफ्टर प्रीलिम्स, तो 2016 वाला, 18, 21 और स्पेशल आरएस मेंस, ये चारों पेपर हर कैंडिडेट के पास में होने चाहिए। हम इन चारों की कोशिश करेंगे पेपर और इन चारों की मॉडल आंसर की आपके पास प्रोवाइड करवाना। इसलिए एक फाइल मैनेज करना पूरा कंप्लीटली, जैसे चारों पेपर आप तैयार करते हैं बिल्कुल आप पेपर कोड की फाइल बननी चाहिए आपके पास में, और उस फाइल के अंदर ये चारों पेपर विद मॉडल आंसर की आपके पास होना चाहिए। ताकि मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश कैसी पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ते जा रहे हैं, एक वीक में टेंस पढ़, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस कैसा उठा, किस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन चारों पेपर्स के अंदर कैसे आरपीएससी ने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, उनको सबको फॉलो करना आपने को। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट कि चारों पेपर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ये चारों पेपर्स विद मॉडल आंसर की आपके पास एक पूरी फाइल में मैनेज रहेंगे। उसके बाद में उसी फाइल में फिर अपन टॉपिक वाइज ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक वाइज हमारी प्रैक्टिस सीट होगी। वो प्रैक्टिस सीट आपके पास में उसी फाइल में आपको अरेंज करना है। फिर प्रैक्टिस सीट के अलावा टॉपिक वाइज हम अरेंज करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज। ऐसे नहीं है कि हाँ जैसे जनरल बुक्स में आते हैं, मार्केट में जितनी भी कोई आरएस मेंस की बुक चल रही होगी, कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज उसमें नहीं है। वो एक कॉमन रूप में है। प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल्स के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन अपने को टेस्ट सीरीज जो करनी इसकी वो एग्जाम पैटर्न से करनी है कि किस पैटर्न से, जैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में ही हमें उसकी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब अपीयर हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटेंस डिफरेंट हो, लेकिन एग्जामिनेशन स्कीम सेम होनी चाहिए जिस स्कीम से आपने तैयारी की है। सिर्फ क्वेश्चन आपका डिफरेंट आ सकता है वहां पर, तो लैंग्वेज क्वेश्चन तो डिफरेंट आएगा। जैसे हम वोकैबुलरी तैयार करेंगे तो वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंफ्यूजन वर्ड्स, तो उनको उसी पैटर्न से तैयार करना है जिस पैटर्न से वहां पर आरएस मेंस में पूछा जाता है। तो फर्स्ट टारगेट हो गया चारों पेपर्स तैयार करना। सेकंड, सबके लिए आपके लिए उस फाइल के अंदर सबकी एक्सरसाइज सेट कर रखना, और उसके बाद में टॉपिक वाइज एग्जाम ओरिएंटेड टेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जो हमें वर्कआउट करना, एक बार थोड़ा जनरल इसको डिस्कस कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल से लेकर यहां तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, यहां से ये फाइनल है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल फाइनल रहेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, और वो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, इसलिए टोटल 20 मार्क्स का ये आपका पार्ट ए है, और ये स्कोरिंग है। और ये फाइनल रहा है कि जैसे 2010 से ही मैं आरएस मेंस की क्लासेस ले रहा हूं। जब 2010 में और 12 में जनरल इंग्लिश एक कंपल्सरी पेपर हुआ करता था 100 मार्क्स का। ये 4 पेपर्स का जो प्रोसेस हुआ है ये 2013 के मेंस से हुआ है, लेकिन 10 का मेंस और 12 का मेंस जब मैंने लिया है उस समय एक कंपल्सरी पेपर हुआ करता था। उसका सिलेबस भी बिल्कुल अलग था, एग्जामिनेशन पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो ग्रामेटिकल चीजें वही हैं। मैंने 10 का पेपर देखा, 12 का पेपर, 13, 16, 18, 21 का पेपर, ये जो आप लोग जो पढ़ेंगे, हमें अपन जो पढ़ते हैं, ये यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता है। सिर्फ सेंटेंस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। जैसे आपको आर्टिकल का यूज आना चाहिए, जैसे 21 वाले मेंस में आया था एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के साथ में उसने ए का यूज करके दिया है। तो हम जब पहले क्लास में डिस्कस कर चुके कि एमबीबीएस के साथ में एन आर्टिकल यूज होता है, तो हमें ए को एन करके आना है। एक क्वेश्चन अभी 21 वाले मेंस में यूरोपियन आया हुआ है, यूरोपियन के साथ में आरपीएससी ने एन आर्टिकल का यूज करके दिया है। हमें पता है, कंसेप्ट तैयार है कि यूरोपियन के साथ में कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए आर्टिकल का यूज होता है, तो हमें वहां एन यूरोपियन को ट्रांसफर करना है, चेंज करना है ए यूरोपियन में। तो ये कंसेप्ट हुआ ना। अब मान लीजिए मैंने क्लास में कोई एमबीबीएस और यूरोपियन तो नहीं यूज समझाया, सिर्फ ये समझाया था कि ए का यूज कहाँ
एंड एन का यूज कहाँ करते हैं, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मीन्स होगा, वहां पर आ जाएगा AMSC, आपको करके आना है NMSC। वहां आ जाएगा N यूनिट, आपको करके आना है A यूनिट। तो फिर आपको वर्ड तैयार नहीं करने कि यूनिट के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है, MSC के साथ कौन सा यूज होता है, सिर्फ आपको तैयार करना है कि वेयर कैन वी यूज ए आर्टिकल एंड एन आर्टिकल, कहाँ एन का यूज कर सकते हैं और कहाँ ए का यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कंसेप्ट ओरिएंटेड होता है। ऐसे ही प्रीपोजिशंस का सिस्टम है कि एट का यूज कहाँ, बिफोर का यूज कहाँ, जैसे अभी आया था 21 वाले मेंस में बिटवीन और अमंग, ठीक है, तो बिटवीन दे रखा है उसको अमंग में चेंज करना है, अमंग दे रखा उसका बिटवीन में चेंज करना है, तो हमें इसके कंसेप्ट तैयार करने हैं। बिहाइंड का यूज कहाँ, विद का यूज कहाँ, ऑफ का यूज कहाँ, बाय का यूज कहाँ, थ्रो का यूज कहाँ, सेंटेंस वहां कैसा भी हो, सेंटेंस की साइज कैसी भी हो, साइज देख के भी नहीं डरना, सेंटेंस में कितनी भी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का यूज किया जा रहा हो, सिर्फ आपको यूज ऑफ डिटेल प्रीपोजिशंस, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे के अंदर। ऐसे ही टेंसेस के यूज कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे अभी 21 वाले मेंस में आया था डिड देकर वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में दे रखी थी। अब जब टेंस डिस्कस करते हैं तब उसमें वहां डिटेल से पढ़ता है कि हाँ सेंटेंस में यदि डिड का यूज हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपको चाहे कोई सा भी डिड के साथ में कोई भी सेकंड फॉर्म आए आप उसकी फर्स्ट बनाकर आएंगे, बस ये कांसेप्ट हुआ। ऐसे ही एक्टिव से पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफर करते हैं, वाजबर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज होगा, या वाजबर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, या वाजबर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो सब चीजें जब हमारा रेगुलर क्लास स्टार्ट होने से सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो रेगुलर क्लास में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये चीजें मैंने आपसे कहा कि यहाँ 20 मार्क्स लाए जा सकते हैं और इसका फिर इफेक्ट एग्जामिनर यहाँ पर भी लेता है, फिर इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्क्स भी मिल जाते हैं। ऐसे ही मॉडल्स, कैन का यूज कहाँ, माइट का यूज कहाँ, वुड का यूज कहाँ, यूज टू का यूज कहाँ, नीड नॉट का यूज कहाँ, डेड नॉट का यूज कहाँ, मस्ट का यूज कहाँ, मस्ट नॉट का यूज कहाँ, इनसे हमें कंसेप्ट तैयार करने हैं, फिर वहां सेंटेंस कोई बनकर आए। जैसे अभी मैं दे रखा था तो मे को अभी हमें माइट में चेंज करके आना था 2021 वाले मेंस में, तो उसमें मे क्यों रॉन्ग है ये भी हम मे के यूज से डिस्कस कर सकते हैं। मे को वहां पर माइट में क्यों चेंज करना पड़ा वो भी हमें पता है कि इस सेंटेंस में माइट सुटेबल रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहां पर आस्क्ड का यूज, किस सेंटेंस को इफ से कनेक्ट करते हैं, किस सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करते हैं, किस सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड से कनेक्ट करते हैं, किस सेंटेंस को टू से कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सिर्फ कंसेप्ट ओरिएंटेड, देखो आप अगर देखें तो इसका ज्यादा बर्डन नहीं लेना, ओनली 20 पेजेस में से कंसेप्ट आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपन बहुत बड़े रजिस्टर भर लिए और बहुत बड़े टेंशन में आकर के हाँ ग्रामर बहुत बड़े लेंथी है, इतना नहीं। मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट कि हाउ कैन गेट बेटर मार्क्स, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं सिर्फ आप, और किस स्ट्रेटजी से मार्क्स लाए जा सकते हैं सिर्फ वो लेना। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इसके ओनली 20 पेजेस में, और वो गारंटी है मेरी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ सेंटेंस तो चेंज हो रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा आपका। ये वाला जो पार्ट है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, ये भी स्कोरिंग है और ये लिमिटेड भी है, तो ये भी हम क्लास के दौरान ही डिस्कस करेंगे। जब हमारी रेगुलर क्लास चलेगी तो डेली ग्रामर के टॉपिक के साथ में, कंपोजिशन के टॉपिक के साथ में, ट्रांसलेशंस के साथ में हम एक एक फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करते हुए चलेंगे। कि मैंने आपसे कहा कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैच नहीं है, अपना एक पर्सनल बैच है, इसलिए अपन डिटेल से आपका पेपर तैयार होगा। और डिटेल से तैयार करना इसमें नेसेसरी है कि जब तक अपन डीप में इसकी एक्सरसाइज और पूरा फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम पैटर्न भी इस पेपर को तैयार नहीं करेंगे तो वहाँ एग्जाम बोर्ड में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये पेपर सबसे लेंथी आता है। जिस पेपर को 2012 में 6 आवर्स मिलते थे आरपीएससी की तरफ से, 3 घंटे हिंदी के लिए और 3 घंटे इंग्लिश के लिए, अब आपको उसी पेपर को 3 घंटे में करना है, कितना होता है। तो ये पेपर बड़ा लेंथी है कि ये पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए इसको वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी चीजें ऑलरेडी पहले तैयार है। आप एक एग्जाम बोर्ड में अगर सोच के कर रहे हो, एक क्वेश्चन पे अगर आपने 5 मिनट्स दे दिए कि इसका आंसर क्या बन सकता है, तो आप ओनली 50% पेपर कवर कर पाएंगे, 50% पेपर आपका वहां से छूट जाएगा। और जब आपने 50% पेपर खो गया तो फिर 40% आपको मार्किंग होगी। इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखना, एक भी आपको नहीं छोड़ना है, बस टारगेट पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। 3 आवर्स का टाइम आपको वहां पर मिलता है, तो आपको हिंदी को सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट्स में करना है।
और 1 घंटा 15 मिनट्स मतलब सवा घंटा इंग्लिश के लिए रखना है, जिसमें जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक टोटल 34 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। आरपीएससी ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फिक्स कर रखे हैं, पेपर पैटर्न फिक्स कर रखा है, तो 34 क्वेश्चंस आपको पूरे कंप्लीट करने हैं 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 आवर्स और 15 मिनट्स आप हिंदी में यूज कर देते हैं, तो इंग्लिश के लिए ओनली 45 मिनट्स आपके पास रहती है, और 45 मिनट्स के अंदर आप ओनली 25 क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं, और लास्ट ही आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप छोड़ देते हैं। और 30 नंबर का पेपर अगर आप छोड़ देते हैं, फिर आपकी ऑटोमेटिक मार्किंग 50 में से होती है, और 50 हमारे लास्ट मार्क्स आते हैं 15, 20, 80। अभी आप देखना 21 का जो रिजल्ट आए, तो सबसे कम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आएंगे वो पेपर फोर्थ में रहेंगे। अब की बार भी 65-70% कैंडिडेट्स, कम से मैंने काफी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो उनसे वही एक कंक्लूजन निकला है कि 65-70% कैंडिडेट्स इंग्लिश का पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और 30 या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस करीब करीब सबके छूटे हैं। इसलिए मार्किंग वापस वही उनकी 70 से 80 के बीच में आने वाली है। तो ऐसी फीलिंग्स अब आपके साथ अगली बार नहीं आए, अगले मेंस में आपके साथ ऐसा नहीं हो, पेपर पूरा कंप्लीट हो। 200 में से मैंने आपसे 120 प्लस 130 के आसपास आप इस पेपर में गेन करें, तो पूरी स्ट्रेटजी पूरी प्लानिंग से करना है। तो यहां हम 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, एक पूरा सेंटेंस आता है, उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है। एक वर्ड को लिखने में सिर्फ 1-5 सेकंड्स लगती है, और वहां पर आप एक नंबर ले सकते हैं। तो अभी भी 1 वर्ड के क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चन 1 वर्ड के आ रहे हैं, तो आप 1 मिनट में हम दोनों वर्ड को लिखते ही 2 नंबर सीधे डायरेक्टली ले जा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप अभी से 5 1 वर्ड्स याद करना स्टार्ट करेंगे। ये भी लिमिटेड है। सिर्फ प्रॉब्लम इन दोनों में, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्योंकि ये तुरंत इसके अंदर एक सच्चाई है। तो इस पर अभी हाल फोकस नहीं करें, ऐसे इनके मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये अनलिमिटेड है। कितनी बार तो वो आ जाते हैं जो हमने बिल्कुल रीड आउट किए हैं, टच किए हैं, और कितनी बार ऐसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स होते हैं जो हमारे टच में नहीं है, और वहाँ एग्जाम में पुट अप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कितनी बार क्या है, चॉइस में आते हैं वो, और चॉइस में आने की वजह से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो करीब करीब हर कैंडिडेट इसको सही कर देता है। फर्स्ट नहीं, नीचे वाला फर्स्ट वाला पेन वाला, पेन अभी इस पर क्लिक कीजिए, अब रेड कर लीजिए, ऊपर वाला क्लिक कीजिए, हाँ ऊपर रेड वाला रेड ले लीजिए, हाँ ब्लैक ले लीजिए, और मोटा कर लीजिए सेकंड वाला, नीचे सेकंड चलिए पेन के निशान पेन पे हाँ क्लिक कीजिए, अब चलाइए। नेक्स्ट कंटिन्यू। अब आता है पार्ट बी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसिस राइटिंग। देयर आर 3 मेजर क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन नंबर 21 to 25, 5 क्वेश्चंस आपका इस पैसेज में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा होता है। 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर वहां लिखकर आने हैं, कम से कम 3 to 4 लाइंस के अंदर। 3 to 4 लाइंस वहां ब्लैंक आती है, वो आपको बिल्कुल लिखकर आना है। और एक बड़ा स्कोरिंग पोर्शन है। ये सिर्फ उसी कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम होती है जो एग्जाम में इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। नहीं, अगर आपने इसको अटेम्प्ट भी कर दिया है, तो अटेम्प्ट करने पर भी इस पे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको दिए गए पैसेज में से आंसर सर्च करके लिखना है। तो अब इसके कम से कम, और इसमें मार्किंग अगर बहुत अच्छा आंसर लिखा है तो आप में से 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि आप 2018 वाले मेंस की कॉपीज आ गई है। आपने कुछ स्टूडेंट्स दिए, आपने अपनी कॉपीज देखी होगी, आपने फ्रेंड्स की कॉपीज देखना, कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहाँ पर 2 में से 2 नंबर मिले हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को पैसेज के आंसर में 1.5 डेड नंबर मिला हुआ है, और किसी को 1 नंबर भी इसमें दिया गया है। तो आप तो अगर इसमें एक ही क्वेश्चन का 1-1 नंबर भी लेकर चलते हैं, ऐसे आपको तैयारी यहाँ तक के लिए तो करके चलनी है कि एक क्वेश्चन में आप 1.5 मार्क्स तो गेन करें। एक फाइनल प्लान पहले से बना कि हाँ मुझे इसमें नंबर लाने ही है, और हर क्वेश्चन में मुझे डेड नंबर तो लाना ही है। तो अगर 1.5 मार्क्स डेड नंबर एक क्वेश्चन आप लाते हैं, तो 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो बताइए पैसेज के अंदर हमारे 6 नंबर हो गए।
इसलिए ऐसे प्लानिंग करनी है आपको। लास्ट का क्वेश्चन इसका इस पर बेस्ड होकर आता है, ये आपका हो भी जाए न भी हो, क्योंकि उस पैसेज में से ही सिमिलर वर्ड सर्च करना होता है या उसका अपोजिट वर्ड सर्च करना होता है। आपको सिमिलर वर्ड मिल रहा है या नहीं मिल, क्योंकि टाइम पीरियड कम है तो पूरे पैसेज को आप रीड आउट करोगे तब तक आपको सिमिलर वर्ड नहीं मिलेगा। तो आप 4 क्वेश्चंस के आंसर तो फटाफट से पहले क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, पूरे पैसेज को पहले नहीं पढ़ना, पहले सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन को पैसेज में लेकर जाना है। और वहां जाकर जैसे अभी एक बार क्रिप्टो करेंसी पर आया था, बस उस क्वेश्चन को देखिए, पैसेज के अंदर उसका आंसर कहाँ मिल रहा है, फिर इसके आंसर लिखने की प्लानिंग भी होती है। तो जब हम इस क्लास को डिस्कस करेंगे पैसेज को, तो फिर हम वहां पर आपको ये भी सिस्टम बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से पैसेज में आंसर लिखे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर आरएस मेंस में तो सिर्फ ये 10 मार्क्स का है, आईएएस के अंदर ये 50 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज आता है 50 नंबर का। इसलिए वो स्किल्स आपकी वहां पर भी वर्क करती है कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है। तो हम आंसर लिखने की स्किल में पूरी प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम इसकी एक बुकलेट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब अपनी ऑनलाइन क्लासेज है तो ऑनलाइन क्लास में आपको बुकलेट पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आएगी, आप उसका एक पूरा प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालने के बाद में मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो फाइल बना रहे हो पेपर फॉर जनरल इंग्लिश की, उस फाइल के अंदर ये विषय डाल देना कि ये मेरी कॉम्प्रिहेंशन की अलग बुकलेट है। इसलिए पूरी बुक एक साथ नहीं मिलेगी आपको, टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग बुकलेट्स बना रखी है, तो पैसेज की एक पूरी बुकलेट मैं आपको दूंगा। उस पूरी बुकलेट के अंदर पैसेज सोल्व करने के लिए रहेंगे। तो कुछ पैसेज तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको क्लास में उसको समझाऊंगा, फिर आप क्लास ड्यूरिंग द क्लास ही वहां पैसेज सोल्व करेंगे, फिर उसके करेक्ट आंसर्स यहाँ पर क्लास में बोर्ड पे शो करेंगे। और फिर वहां से आप देखना कि मैंने आंसर उसका किस तरह से लिखा है, आपने उसका आंसर किस तरह से लिखा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको सही कैसे लिखना था। तो अगर हम 3 से 4 पैसेज भी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए कम से कम 1 वीक की क्लासेस हमारी पैसेज की। इसलिए मैं आपसे कहा ये डिटेल बेस हमारा, ये शॉर्ट टर्म बेस नहीं है कि हाँ वो रिकॉर्डिंग कोर्स हो गया जिसमें सिर्फ एक दिन की क्लास में बता दिया कि हाँ ऐसे पैसेज सोल्व कर लेना, फिर वहाँ मार्क्स नहीं आएंगे, सिर्फ आपको इतना ही पता चलेगा कि हाँ पैसेज आरएस मेंस के एग्जाम में आता है ऐसे सोल्व करते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इसलिए हम डेली जब इसका टर्न होगा, जब एक एक पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड डे उसका आंसर्स लिखेंगे, तो पूरी बुकलेट आपको प्रेस इसकी दी जाएगी पीडीएफ के अंदर, पहले से क्लासेस के पहले से दे देंगे अपन। तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की पूरी बुकलेट आपके पास ऑलरेडी आप तैयार कर लेना। जिस दिन का टर्न आए उसको निकाल लो कि हाँ आज हमारा पैसेज का टर्न, फिर उसके मॉडल आंसर्स की भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आता है ट्रांसलेशंस ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशंस पर हमें सबसे ज्यादा वर्कआउट करना है, क्योंकि नीचे जो लास्ट के तीनों क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे इसी पे डिपेंड है। पैराग्राफ, एलिवेशन एंड लेटर, क्योंकि ये इमेजिनेटिव है, कोई जज नहीं कर सकता, कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि आरएस मेंस में पैराग्राफ किस टॉपिक पे पूछे जाने वाला है। किसी को भी आइडिया नहीं है कि एलिब्रेशन ऑफ ए गिवन थीम किस टॉपिक पे आने वाली है। अब कितनी बार तो हम गेस करते हैं उसमें से मिल जाता है। जैसे 2016 का जब मेंस हुआ था उस समय मैंने 9 थीम की बुकलेट दी थी, उन 9 थीम्स में से ही एक थीम वहां पर एग्जाम में डायरेक्टली आ गई थी, नो पेन नो गेन। फिर 2018 का मेंस हुआ, मैंने उन 9 को वापस रिपीट कर दिया कि हो सके आपकी 3 थीम वहां पर आती है तो एक थीम इसमें से बिल्कुल वापस आ सकती है। वापस अच्छा चांस रहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो थीम डायरेक्टली वापस उस 9 में से ही वापस रिपीट होकर आ गई। और अभी 21 वाले में जो आया है, 21 वाले में थीम थोड़ा अलग लेवल से अलग टॉपिक पर आई है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर बाहर से भी कोई थीम भी आ जाए तो फिर हमें अगर इस पर अच्छा कमांड है, हम किसी भी टॉपिक पर थीम लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी टॉपिक पे, राजस्थान एज ए टूरिस्ट प्लेस, राइजिंग करप्शन इंडियन पॉलिटिक्स, किसी भी टॉपिक बने, राइजिंग टेररिज्म इन इंडिया, जिस भी कोई टॉपिक बनता है आपका, ब्लैक मनी, राइजिंग प्राइसेस, जॉय ऑफ रीडिंग, किसी भी टॉपिक बने तो टॉपिक का मीनिंग तो सबको समझ में आता है। उस टॉपिक को पर अगर मान लो हिंदी में देना है तो पर हिंदी में उसको अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑटोमेटिकली, इसमें ऐसा नहीं बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल से आप सेंटेंस बनाइए। एग्जाम में आपका यहाँ ये नहीं देखना चाहता कि इस टॉपिक पर आपका स्किल्स कैसा है, सिर्फ आप यहाँ लैंग्वेज चेक करेगा।
जैसे मान लो आपको करप्शन पे कोई पैराग्राफ लिखना है, तो ऐसे राइटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे राइटिंग में तो पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शंस कितनी लाइंस का होना चाहिए, इंट्रोडक्शंस के बाद में पैराग्राफ चेंज करते तो हाफ लाइन से चेंज करते, ये सब चीजें ऐसे में देखी जाती है। जो अभी हम लोग आरएस मेंस के एग्जाम में पढ़ा रहे हैं अभी, वहाँ हम बिल्कुल ऐसे राइटिंग को ऐसे राइटिंग के अकॉर्डिंग करवाते हैं। फिर कितने पैराग्राफ में बीच में सब्जेक्ट मैटर आना चाहिए, फिर किसी चीज का एडवांटेज पहले आता है या डिसएडवांटेज पहले आता है, किसी चीज के रीजंस, सजेशंस ऐसे में कब दिए जाते हैं, सजेशंस का सेंटेंस किस प्रकार के होने चाहिए, ऐसे में कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन की बिगनिंग कौन से वर्ड से होनी चाहिए, कंक्लूजन कितने लाइंस में होना चाहिए, कंक्लूजन पैराग्राफ कैसा बनना चाहिए, कंक्लूजन किस प्रकार के सेंटेंस आना चाहिए, इंट्रोडक्शन में जो दे रखा था वो सेंटेंस, ये सब चीजें लिमिटेशंस हमें पूरा बाउंड करना पड़ता है। यूपीएससी में आईएएस मेंस में जो 300 नंबर का पेपर होता है वहाँ ऐसे राइटिंग के अंदर, लेकिन आरएस में 2012 के बाद से ही ऐसे राइटिंग को सिलेबस से हटा दिया गया है। सिर्फ एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें कोई इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, जनरल उस टॉपिक को डिफाइन करना आपको। जैसे वर्क फ्रॉम होम पूछा अभी आपको, तो वर्क फ्रॉम होम पर 200 वर्ड्स लिख कर आने सिर्फ आपको, उसमें किसी प्रकार की ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में उसको रीड आउट किया तो कोई स्पेलिंग एरर नहीं दिखे और कोई ग्रामेटिकल एरर उस सेंटेंस के अंदर नहीं हो, नहीं तो फिर आपके वहां मार्क्स डिडक्ट कर ले जाते हैं। वहां पूरा पेज फिल होगा आपका, उस पेज के अंदर इन दोनों चीजें आप नोटिस करेंगे तो फिर आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ आपकी वहां पर नॉलेज नहीं देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेक करेगा। यही सिस्टम थीम के अंदर है। जैसे नॉलेज इज पावर, अभी पूछा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वर्क इज वर्शिप, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। इस प्रकार के थीम के टाइटल होते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। ये इस तरह टॉपिक्स होते हैं थीम पर, तो उनको मैं डिफाइन करना पड़ता था, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरा। यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह देकर इस चीज को प्रूव करते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर पर थीम आती है। तो नॉलेज पर पावर पर आपको ऐसे एग्जांपल्स, ऐसी डेफिनेशंस देनी है जिससे प्रूव हो जाए, वो हिंदी में पलवन की तरह से साबित हो जाए कि हाँ नॉलेज पावर। से चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ऐसे सेंटेंस वहां डाली जिससे वास्तव में किधर होता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन होता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आप ऐसे एग्जांपल दो, मतलब इसमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसका नाम है, थीम का नाम है एक्सपेंशन, एलिब्रेशन, उसका एलिब्रेट करना, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सपेंड करना, जिसका अपोजिट होता है किसका, प्रेसिस राइटिंग का अपोजिट होता है। प्रेसिस के अंदर हम किसी को समराइज करते हैं और इसमें उसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, एग्जांपल्स देने होते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ नॉलेज इज पावर है, वर्क इज वर्शिप, वर्क ही वर्शिप होती है। और एक लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग के अंदर सिर्फ लेटर के फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं, बाकी पे सारा प्रैक्टिस का गेम है। कि लेटर के दो मेजर काइंड्स है, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के लेटर्स आते हैं, जैसे बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर्स, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के अंदर जैसे ब्लड रिलेशंस, फ्रेंड्स को लिखना, रिलेटिव्स को लिखना, एक्वेंटेंस को लिखना, क्लोज रिलेशंस को लिखना। तो मोस्टली जो आरएस में लेटर आते हैं वो फॉर्मल लेटर पुटअप किए जाते हैं, सिर्फ फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर सिर्फ और सिर्फ 2008 के मेंस में पूछा गया था, उसके अलावा कभी इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन आरएस मेंस के एग्जाम में नहीं हुआ। वो भी इसलिए हो गया कि जब 2008 का मेंस हुआ था, आप प्रीवियस पेपर्स देखना, उसमें लेटर के क्वेश्चंस 3 बने थे वहां पर, इसलिए वहां पर एक ऑफिशियल लेटर आ गया, एक लेटर टू एड्रेस दे दिया गया, और फिर साथ में एक इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड को आईआईटी में सिलेक्शन होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए एक लेटर आपको लिखना था, वो लेटर आया था। बाकी इनफॉर्मल लेटर आरएस में नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं। अब फॉर्मल में ऑफिशियल लेटर भी आ सकता है। 2013 वाले मेंस में जॉब एप्लीकेशन आ गया था, 2012 वाले मेंस में बिजनेस लेटर बन गया था, उसके बाद में 16 के मेंस में रेगुलर ऑफिशियल लेटर, 18 वाले मेंस में भी ऑफिशियल लेटर, और अभी 21 का जो मेंस हुआ है उसमें भी ऑफिशियल लेटर। इसलिए मोस्टली ज्यादा चांसेस ऑफिशियल लेटर के रहते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन सी कैटेगरीज है, हमें सबके फॉर्मेट तैयार करने हैं।
अब फॉर्मेट तैयार करने के बाद वहां लेटर का सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो किसी भी कैंडिडेट, न तो किसी टीचर को न किसी स्टूडेंट को आइडिया रहता है कि इस टॉपिक पर लेटर आएगा। कलेक्टर को लेटर लिखना बस ये तैयार किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर को टू एस्टैब्लिश ए पब्लिक पार्क के लिए आएगा, या टू एस्टैब्लिश ए पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आएगा, या टू बैन लाउड स्पीकर पे आएगा, या फिर टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन पे आएगा, या टू कंट्रोल स्टूडेंट स्ट्राइक पर आएगा। तो टॉपिक वहां पर कुछ भी आ सकता है। से 18 के मेंस में जनरल नॉर्थर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को आया था, तो नॉर्थर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को लेटर किस फॉर्मेट में किस पैटर्न से लिखा जाता है वो हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन जनरल मैनेजर को किस पर लेटर लिखना है, टिकट की बुकिंग कैंसिल पर लिखना है, या ट्रेवलिंग के दौरान ट्रेन से आपको जो ट्रेवलिंग में डिस्कम्फर्ट हुआ उस डिस्कम्फर्ट के बारे में लिखना है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही जब पेपर आप खोलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को लेटर पे जाते हैं तब पता चलता है कि इस पर आया है। जिसे अभी बैंक एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर गए हैं उनके बारे में लेटर आया था 21 वाले मेंस के अंदर। तो उसके लिए फिर आपको वहां पर लेटर का अपन 60% पार्ट तो अपन फॉर्मेट से तैयार कर लेते हैं, लेकिन 40% पार्ट जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सब्जेक्ट मैटर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की हेल्प से तैयार करते हैं। इसलिए आप मान लीजिए ट्रांसलेशन एक ऐसा पार्ट है जो 10 नंबर का तो डायरेक्टली 5 सेंटेंसेस 5 सेंटेंस 10 नंबर के आ रहे हैं, 10 नंबर का तो डायरेक्टली आपको वहां हेल्प करेगा। उसके अलावा पैराग्राफ के लिए भी, एलिवेशन के लिए भी और लेटर के लिए भी 30 नंबर में भी आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि 120 नंबर की जो हमारी हिंदी आ रही है उन 120 में से हिंदी का सिलेबस सिर्फ 110 मार्क्स का पूछा जाता है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन हिंदी के साथ आ रहा है वो इंग्लिश की बेस्ड सिलेबस पे ही बेस्ड है, वो भी ट्रांसलेशंस का ही है। वहां इंग्लिश से हिंदी बनानी होती है, वो भी ट्रांसलेशंस हो गई। इसलिए टोटल 200 नंबर के पेपर में 50 नंबर का जो पार्ट है वो आपका ट्रांसलेशन से बेस्ड होगा। लेकिन ट्रांसलेशन हम जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पे पूरा कमांड होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बना दिया ओकेबुलरी डाल के बना दी सेंटेंस, ये बहुत बेसिक जीरो का सेंटेंस स्टार्ट करता हूं मैं कि जैसे मैं चिकित्सक हूं और आपने इंग्लिश बना दी आई एम डॉक्टर, तो आपने ओकेबुलरी तो सारी डाल दी आई एम डॉक्टर, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हुआ आई एम ए डॉक्टर आएगा। अभी 21 वाला मेंस हुआ है, काफी लोग कह रहे थे ट्रांसलेशन बहुत लेंथी आए हैं, बहुत बड़े आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसेप्ट बेस्ड ट्रांसलेशंस थे, रूल सारा वही फॉलो हो रहा था जो हम ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। सिर्फ वहां पर ग्रामर का पूरा ध्यान रखना था और एक वोकैबुलरी का ध्यान रखना था। जैसे एक ट्रांसलेशन अभी 21 वाले मेंस में आया था कि कवि ने उर्मिला के चरित्र में, अब एक वर्ड उसने कवि दे दिया, एक उर्मिला दे दिया, एक चरित्र दे दिया। कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री का दर्द और विधे की वेदना को उकेरा है। अब तो इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया। अब इसमें कितने नए नए वर्ड आ गए आप कि कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री का दर्द और विधे की वेदना को उकेरा है। अब जो भी इसकी ग्रामेटिकली या करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट कर देगा उसके कितने मार्क्स बिल्कुल फाइनल हो गए, 2 मार्क्स 2 नंबर के हो गए। अब बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को आई कि पहले तो उकेरा है, उकेरना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये तो हो गए वोकैबुलरी। एक स्त्री का दर्द, स्त्री को क्या कहना, दर्द को क्या कहना, विरह की वेदना, विरह की वेदना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कवि को क्या कहते हैं, उर्मिला की इंग्लिश क्या होगी, चरित्र को क्या कहते हैं, ये तो वोकैबुलरी हो गई ना पूरी। अब मान लो आप वोकैबुलरी सारी जानते हैं कि कवि को इंग्लिश में पोइट कहा जाता है, स्त्री के लिए वर्ड विमेन आएगा, चरित्र के लिए कैरेक्टर आएगा, उर्मिला के लिए उर्मिला ही लिखा जाएगा, एक इस दर्द के लिए पेन आएगा, उकेरना को हम पोर्ट्रेट कहते हैं, ड्रॉ करना कहते हैं। ये वोकैबुलरी तो आपकी सारी होगी। अब इसको जमाना कैसे है, इसमें फॉर्म वर्ब की फर्स्ट लगानी है, वर्ब की सेकंड लगानी है, वर्ब की थर्ड लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना या नहीं लगाना है, या आईएनजी फॉर्म लगानी है, या विल से आएगा या हैजेव आएगा। ये चीजें हम बिल्कुल क्लास के दौरान
आप और हम जब आप भी खुद सेल्फ तैयारी करते हैं तो बिल्कुल पहले तैयार करते हैं कि किस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। तो उकेरा है ये हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ट्रांसलेशन के अंदर, कि जहां टू एंड द वर्क कार्य की पूर्ण समाप्ति होती है। कार्य की पूर्ण समाप्ति वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब उकेरा है, एक तो उकेरता है, उकेरा और उकेरा है, इसका मतलब उसने उसको ड्रॉन कर दिया है, उकेर दिया है, इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। ये सब चीजें मैं बता दूंगा मैं आपको ऐसा नया लग रहा हो कि हाँ सर आप डायरेक्टली कैसे बता रहे हो, ये पर जब टू द पॉइंट ट्रांसलेशन पर आएंगे तो ये सब चीजें आएगी, तो मैं आपको एक बार सिस्टम बता रहा हूँ कि हाँ दिक्कत क्यों आती थी वहाँ एग्जाम हॉल के अंदर। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैजेव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो फाइनल हो गया कि इस सेंटेंस की इंग्लिश में हैजेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी है। अब शुरू कहाँ से करना है वो हम इसके स्ट्रक्चर पे, कि पहले सब्जेक्ट लिया जाता है। उकेरना काम किसने किया, वीर की वेदना ने नहीं किया, एक स्त्री ने नहीं किया, उर्मिला ने नहीं किया, कवि ने किया है। तो कवि को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोइट। अब हमें यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि पोइट लिखेंगे या ए पोइट लिखेंगे या द पोइट लिखेंगे। अब बताओ ये कौन गाइड करेगा, ये ग्रामर गाइड करेगी आपको। इसलिए मैंने कहा कि ट्रांसलेशन जब तक नहीं हो सकते जब कि आपकी ग्रामर बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब देखना, अगर जिस स्टूडेंट्स को भी पोइट लिख कर आए हैं उनका रॉन्ग हो जाएगा, जिन्होंने ए पोइट लिखा है उनका भी रॉन्ग होगा। आप कहीं से कभी को तो पोइट ही कहते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा वहां पर द पोइट। तो ये सब चीजें अपन ग्रामर में डिस्कस करेंगे कि पोइट कहाँ लिखते हैं, ए पोइट कहाँ लिखते हैं और द पोइट कहाँ लिखा जाता है। जब हम लिखते हैं पोइट शेक्सपियर तो न तो ए आता है न द आता है, सिर्फ पोइट शेक्सपियर आता है। ही इज ए पोइट, वहां ए पोइट आ जाता है। द पोइट डिस्क्राइब्ड, कवि ने वर्णन किया, वहां पर द पोइट आ गया। इसका मतलब पोइट भी सही है, ए पोइट भी सही है, द पोइट भी सही है, लेकिन इनके डिफरेंट यूजेस कि किस कंडीशन में सिर्फ पोइट लिखते हैं, किस कंडीशन में ए पोइट लिखा जाता है, किस कंडीशन में द पोइट लिखा जाता है। ये क्लियर होगा जब आप डिटेल से एक सिस्टमेटिक वे में आर्टिकल को तैयार करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ आर्टिकल एक नंबर का या दो नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आर्टिकल दो क्वेश्चन आए यूरोपियन और एमबीबीएस वाले भी, तो सिर्फ दो नंबर के लिए अपन आर्टिकल नहीं पढ़ रहे। आपके 10 नंबर के जो ट्रांसलेशंस हैं वो भी आर्टिकल के बिना आपके सही नहीं होंगे, क्योंकि आपने वहां पर पोइट या ए पोइट लिख कर आए हैं तो गलत होगा, द पोइट ही आपको लिखना है। अब एक स्त्री का दर्द, अब दर्द को पेन कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहां एग्जाम में ये लिखना था द पेन, तो दर्द के आगे भी द आर्टिकल। फिर आपको लिखना था स्त्री को विमेन कहते हैं, लेकिन जो विमेन लिख कर आए उसका गलत है, आपको वहां ए लिखना है। आप बताओ, इसी ट्रांसलेशन में 3 आर्टिकल आ गए ना। पोइट के आगे द लगाना था, पेन के आगे द लगाना है, विमेन के आगे द ए लगाना है। तो क्या आर्टिकल अपना एक नंबर के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन जो आ रहा है सेंटेंस करेक्शन ग्रामर के उसके लिए तैयार नहीं किया, ट्रांसलेशन के लिए भी हमें आर्टिकल ऐसा डिटेल से तैयार करना है कि विमेन के आगे ए कैसे आता है, पेन के आगे द कैसे आता है और पोइट के आगे द कैसे आता है। जैसे देयर वाज ए विमेन, वहां ए विमेन आता है। विमेन वाज होनेस्ट, वहां पर द आता है, द विमेन वाज होनेस्ट। विमेन इज मेंस मेट, विमेन क्या, वहां कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो अगर ओनली विमेन भी सही होता है, ए विमेन भी सही होता है और द विमेन भी राइट होता है, लेकिन फिर वापस डिफरेंशिएट। तो ये इस प्रकार डिटेल आप कंसेप्ट तैयार करोगे तो क्लियर होती है चीजें। ये नहीं कि आपने रटा मार लिया कि विमेन के साथ ए आर्टिकल और कहीं भी विमेन लिखना है ए लगा देना है, नहीं होगा। कहाँ विमेन, कहाँ ए विमेन, कहाँ द विमेन, इसके सिस्टमेटिक कंसेप्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। फिर पेन, कहीं ओनली पेन लिखते हैं, कहीं पर ए पेन भी आता है। जैसे आई हैव ए पेन, आ गया ना, पेन के आगे ए आर्टिकल, आई हैव ए पेन, I got a pen, और पेन ऑफ ए विमेन, वहां आ गया द पेन ऑफ ए विमेन। तो क्या सिस्टम ऐसा है कि कभी पेन के आगे ए आर्टिकल लगा देते हैं, कभी पेन के आगे द लगा देते हैं, तो डिटेल से आपको आर्टिकल तैयार करने पड़ेंगे। द पेन ऑफ ए विमेन, एक स्त्री का दर्द। उर्मिला के चरित्र में इन, फिर आगे फिर द लगाना है, इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला। फिर कैरेक्टर के आगे किसका प्रयोग हो गया, द का प्रयोग हो गया। तो आपका जब ये 2 नंबर का ट्रांसलेशन आया था कि कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री का दर्द
और विरह की वेदना को उकेरा है, उसमें बताओ एक ट्रांसलेशन के अंदर आप देख लो कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं, 4 आर्टिकल्स आ रहे हैं। पोइट के आगे द, करेक्टर के आगे द लगाना है, विमेन के आगे ए आर्टिकल यूज करना है, और पेन के आगे द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जब जाकर आपका ट्रांसलेशन सही होगा, तब जाकर आपको 2 में से 2 नंबर